Okay, first of all, we are going to start our session with the introduction of iCode Guru. The iCode Guru motto is share, learn, and grow. And our basic mission is employability, high-tech skills, and international mentors. Then there are number of achievement of iCode Gurus. Are many students like got fully funded scholarships. Moreover, are many students get first place in international hackathons and. Moreover, 259 teams in Harvard Puzzle Day and 240 plus mentors in Stanford University. Now we are moving toward the basic agenda. We work with if you have GPA between 3.1 to 3.8 or IELTS range is 6.5 to 7.5, zero publication, no GRE, even if your study gap is 1 year to 15 years, and you will get 100% application fee waiver and also get fully funded scholarship. The range is $1,100 to $3,000 per month with zero bank statement. So these are the universities from different universities of Pakistan: Qaid-e-Azam, UET Lahore, Faisalabad University, GCUF. Many student got scholarship in very reputed universities of US. Moreover, that is the achievement graph of iCode Guru. Every year, the participant in Stanford Coding Place improve. Even in 2025, these are almost 167 plus, and also some TS. And in Harvard Puzzle Days, the teams which participated in this competition is 259 teams from Pakistan at the platform of iCode Guru. Then, okay, that's it, sir. You can start your course. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the course of Fundamentals of TSA. So, we will start with the topic name DSA. Basically, data structures और algorithms हैं क्या? इसको मैं एक एग्जांपल से बताना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल हमने कोई गाड़ी बनानी हो, ठीक है? तो हमारे पास उस गाड़ी बनाने के लिए मटेरियल होता है, ठीक है? डिफरेंट वायर्स, उसके लिए लोहा रिक्वायर्ड है, या कोई भी रबर, पॉलीथीन, जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उसके लिए, दैट दोज रॉ थिंग्स कैन बी कंसिडर्ड एज इनपुट और डाटा, ठीक है? अब क्या करते हैं कि वो जो हमारे पास लोहा है, जो मटेरियल है, उनको हम कुछ सांचों में डालते हैं, ठीक है? उन सांचों में डाल के हम उनको कुछ शेप देने की कोशिश करते हैं, या शेप देने के अलावा हम उनको हैंडल करते हैं उन चीज़ों को कि उन क्या प्रोसेसिंग होगी। तो इन सांचों को मैं कह सकता हूँ दीज आर स्ट्रक्चर्स, कि हम उन डेटा को हैंडल करने के लिए कुछ सांचों में डाल रहे हैं, हैंडल करने के लिए या प्रोसेसिंग करने के लिए या कोई शेप देने के लिए। एंड देयर आर सम स्टेप्स जो उस गाड़ी को बनाने में यूज हो रहे हैं, दो स्टेप्स आर एल्गोरिदम्स। तो बेसिकली कंप्यूटर साइंस में भी यही होता है कि हमारे पास कुछ इनपुट होता है, या कोई हमारे पास रॉ फॉर्म में कोई डाटा होगा, बिट्स, बाइनरीज, बाइट्स, ये चीज़ें होंगी, तो हम उनको कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करेंगे उनके साथ, ठीक है? और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर यूज करने की कोशिश करेंगे कि हम कम से कम टाइम और कम से कम स्पेस लेते हुए एफिशिएंटली जो हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट है उसको गेन कर सकें। और जो हम स्टेप्स उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, दो स्टेप्स आर एल्गोरिदम्स। सो व्हाई वी स्टार्टेड दिस कोर्स, कुछ स्टूडेंट्स को इशू फेस हो रहा था डीएसए की क्लासेस में कि दे वर अनेबल टू ग्रैस्प द कॉन्सेप्ट्स। तो ये कोर्स जो हमने स्टार्ट किया है, इसमें बेसिकली हमारा ये एम नहीं होगा कि हम मैक्सिमम लीड कोड के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, बल्कि हमारा ये एम होगा कि जो क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए उससे प्री है, जो डाटा स्ट्रक्चर्स का नॉलेज रिक्वायर्ड है, हम उसके ऊपर फोकस करें। और जो डिफरेंट उसके अंदर ट्रिक्स हैं वो हम देखें, और साथ साथ हम लीड कोड के क्वेश्चंस भी डेफिनेटली करेंगे उन चीज़ों को सीखने के लिए। So this course, I can say it is easy for beginners, difficult for experts,
but learning opportunity for both of them. These were basically the slides. मुझे स्लाइड से इतना पढ़ाना नहीं मुझे इतना पसंद, तो मैं इसको अभी स्टार्ट करता हूँ। जस्ट सेकंड। ओके, कोई से ऐसे पार्टिसिपेंट्स, 5 पार्टिसिपेंट्स अपना हैंड रेज कर दें जिनको टाइम कम्प्लेक्सिटी या स्पेस कम्प्लेक्सिटी का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो क्या होता है। ओके, दैट्स इनफ, दैट्स इनफ। सो काफ़ी ज़्यादा लोगों को आइडिया नहीं है, तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन in easiest way possible. So we have ईमान, मुसब, आशिक, फातिमा। ओके, ठीक है। तो अभी आप देखें, जैसे ये बॉक्स कंफर्म कर दें कि ये बॉक्स विजिबल है आप लोगों को, जो स्क्रीन पर बॉक्स है। जी सर, विजिबल है। ओके, सो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये बॉक्स है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर डिफरेंट आइटम्स रखता हूँ और उन आइटम्स को इसमें से तलाश करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। या फिर कुछ उन आइटम्स पे कुछ प्रोसेस करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल वो आइटम्स जो हैं वो नेम्स हो सकते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स के, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसमें ऐड करता हूँ मुसब, और दूसरा मैं नेम इसके अंदर ऐड करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं नीचे कर देता हूँ। ओके, ओके। सो एक मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर मुसब, मुसब को मैंने इसके अंदर इस बॉक्स के अंदर इंसर्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं एक और नेम ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, फातिमा। इसको भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया इस बॉक्स के अंदर, ठीक है। अब मैं एक और नेम ऐड करता हूँ, फॉर एग्जांपल आई हैड ईमान। ओके, सो मैंने इसके अंदर ये ऐड कर दिया, 3 वर्ड्स मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। आई ऐड 5, ओके, बिकॉज वी हैव लेस टाइम फॉर दीज थिंग्स। कोई और नेम मैं इसमें ऐड करता हूँ, फॉर एग्जांपल वी हैव सायरा। ओके, एंड वी हैव आशिक। सो ये हमने नेम्स इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये मेरे पास बॉक्स है और इसके अंदर आई नो कि मेरे पास 5 आइटम्स हैं, इसके अंदर 5 नेम्स हैं। अब मुझे इसके अंदर से कोई नेम सर्च करना है, ठीक है, और वो मुझे पता है मैंने क्या नेम सर्च करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके अंदर से नेम जो है वो सर्च करना है, दैट नेम इज ईमान, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं एक टाइम पर एक आइटम निकाल के चेक कर सकता हूँ क्या वो ईमान है या नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने पहला जो एलिमेंट था उसको उठाया, मैंने चेक किया, ओहो ये तो ईमान नहीं है, इसको मैंने वापस रख दिया, ठीक है। फिर मैंने अगला आइटम उठाया, नहीं ये भी ईमान नहीं है, इसको वापस रख दिया। फिर मैंने थर्ड आइटम उठाया, तो मैंने देखा यस दिस इज वर्ड मुझे चाहिए था, जो दिस इज वर्ड आई रिक्वायर्ड, ठीक है। इसको मैंने अपने पास रख लिया, सेव कर लिया, ठीक है। तो यू आपने देखा कि इसके अंदर 5 आइटम्स थे और हमें जो हमारे रिक्वायर्ड आइटम था उसको निकालने के लिए 3 स्टेप्स करने पड़े, 3 बार चीज़ों को देखना पड़ा, ठीक है। तो इसको मैं कह सकता हूं कि दिस इज माय एवरेज केस, ठीक है। एवरेज केस मेरा ये होता है कि मेरे जितने टोटल आइटम्स थे उसमें से मुझे हाफ आइटम्स को चेक करना पड़ा अपनी रिक्वायर्ड चीज को देखने के लिए, ठीक है। अब एक और सिचुएशन हो सकती है कि मुझे ईमान नेम को सर्च करना था और मैंने जब इसके अंदर से आइटम निकाला और बाय चांस पहला आइटम ही ईमान है, तो ये बेस्ट केस हो गया। आई वॉज सो लकी कि मुझे जो चीज चाहिए थी मुझे वो पहली ट्राई में मिल गई, सो दिस इज बेस्ट केस, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर से जब सर्च करना शुरू किया ईमान, ठीक है, तो मैंने जब सारे आइटम्स इसमें से निकाले, तो मुझे इसके लिए टोटल स्टेप्स करने पड़े 5, ठीक है। मैं सारे नेम्स निकालता गया, लेकिन मुझे अभी तक मेरा रिक्वायर्ड जो चाहिए था वो नहीं मिला, वो मेरा निकला आखिरी स्टेप पर, ठीक है। तो ये जो आखिरी स्टेप पे मुझे मिला है, जो मेरा रिक्वायर्ड एलिमेंट था, दैट इज बेसिकली द वर्स्ट केस, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं कि दिस इज वर्स्ट केस।
अब एक और चीज़ है कि मैंने इस बॉक्स के अंदर हमजा सर्च करना है। अब मुझे हमजा सर्च करने के लिए भी 5 एलिमेंट्स को मैं निकाल निकाल के देखूंगा बारी बारी, और मुझे 5 एलिमेंट्स निकालने के बाद पता चलेगा कि अच्छा एलिमेंट्स पूरे हो गए जितने थे, मैंने सारे चेक कर लिए, लेकिन फिर भी मुझे इसमें से हमजा नहीं मिला। सो दैट इज ऑल्सो वर्स्ट केस। ठीक है। तो मैं ये देख सकता हूँ कि मुझे बेस्ट केस में सिर्फ एक स्टेप करना पड़ता है। ठीक है। वर्स्ट केस के अंदर मुझे 5 स्टेप्स करने पड़ते हैं जितनी टोटल इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। और एवरेज केस में मुझे 3 स्टेप्स करने पड़ते हैं या 2 स्टेप्स करने पड़ते हैं, जो भी हम लेना चाहते हैं वैल्यू राउंड ऑफ करके। ठीक है। तो ये डिफरेंट केसेस हैं मेरे इसके अंदर से एलिमेंट्स निकालने के लिए, डिफरेंट जो मुझे स्टेप्स लग रहे हैं। ठीक है। तो आप इसको कंसीडर कर लें, दिस बॉक्स इज एन अरे, और जो नेम्स हैं उनको आप समझ लें कि वो एलिमेंट्स हैं उस अरे के। ठीक है। तो ये जो हम स्टेप्स ले रहे हैं बेसिकली इस अरे में से एलिमेंट्स को चेक करने के लिए, सर्च करने के लिए, दिस इज और टाइम कम्प्लेक्सिटी। और जो हम ये अरे को यूज कर रहे हैं अपने डिफरेंट एलिमेंट्स को इसके अंदर स्टोर करने के लिए, दैट इज और स्पेस कम्प्लेक्सिटी। ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि हम वर्स्ट केस की तैयारी करते हैं। ठीक है। इफ वी आर वर्किंग इन सम बिग कंपनी, तो हमें क्या हमेशा वर्स्ट केस को माइंड में रखना है। ठीक है। वर्स्ट केस को हमने माइंड में रखना है। ठीक है। तो हमारे पास जो वर्स्ट केस है वो ये है कि मुझे 5 स्टेप्स लगेंगे अपनी रिक्वायर्ड चीज को इसमें से निकालने के लिए। ओके। सो मैं इसको कह सकता हूँ जनरलाइज करने के लिए कि मुझे n स्टेप्स लगते हैं कोई भी आइटम आइटम इसके अंदर से निकालने के लिए। ठीक है। और जो एवरेज केस होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो बेस्ट केस होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, एवरेज केस को हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, और वर्स्ट केस को हम रिप्रेजेंट करते हैं बिग ओ। ठीक है। मे बी आई एम कंफ्यूजिंग अमंग दीज टू कि थीटा और ओमेगा किसके लिए होता है, लेकिन दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन आवर केस, हमें सिर्फ लेना देना है बिग ओ। ठीक है। तो इसकी अगर हम टाइम कम्प्लेक्सिटी देखें, इस अरे के अंदर हमने कोई भी एलिमेंट सर्च करना है, उसको सर्च करने के लिए हमें सारे एलिमेंट्स चेक करने होते हैं। तो इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी हम कंसीडर करेंगे वो हम वर्स्ट कंसीडर करेंगे। तो हम उसको लिखेंगे बिग ओ ऑफ एन, कि वर्स्ट सिचुएशन में मुझे सारे एलिमेंट्स इसके चेक करने पड़ेंगे, जो कि एन एलिमेंट्स हैं। एन एलिमेंट्स मैं निकाल के देखूंगा वर्स्ट सिचुएशन में, तो फिर मुझे मेरी मर्जी का एलिमेंट मिलेगा। कोई ऐसा भी हो सकता है पहले टाइम पे मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है बीच में जाके कहीं मिल जाए। तो दोज आर बेस्ट केसेस एंड एवरेज केसेस। मेरा कंसर्न है वर्स्ट केस के साथ, क्योंकि मैंने जो अपना प्रोग्राम लिखना है, जो मैंने अपना सॉफ्टवेयर बनाना है, आई मस्ट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट सिचुएशन। ठीक है। अच्छा। तो ये टाइम कम्प्लेक्सिटी हो गई हमारी ओ ऑफ एन, और जो मैंने इसके लिए सारी स्पेस यूज की, दैट इज ऑल्सो ओ ऑफ एन, बिकॉज मैं इसके अंदर एन एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए एन स्पेसिस इस अरे के अंदर ले रहा हूं। ठीक हो गया। अब मैं एक अगली चीज करता हूं कि मैं क्या करता हूं कि मैं इस बॉक्स के अंदर एक नेम ऐड कर देता हूं, मुसब। ठीक है। और इसके अंदर अब मैंने चेक करना है कि कौन सा नेम जो है वो डुप्लीकेट है। ठीक है। कि कोई एक ऐसा आइटम है इसके अंदर जो मतलब फॉर एग्जांपल ये कुरानदाजी का बॉक्स था। ठीक है। और एक बंदे ने चीटिंग की, अपना नाम 2 बार पर्ची पे लिख के इसके अंदर डाल दिया। ठीक है। तो अब मैंने उस बंदे को पकड़ना है कि भाई आपने चीटिंग की है, आपका नाम 2 बार है, लेकिन अब मुझे नहीं पता किसने अपना नाम 2 बार इसके अंदर डाला, आई डोंट नो, इट इज मुसब। ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके सारे एलिमेंट्स को बारी बारी चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर से चेक करने के लिए डुप्लीकेट पहला आइटम निकालता हूँ, और वो मेरे पास जो आइटम आता है दैट इज ईमान। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा कि ईमान को अपने पास इधर रख लूंगा साइड पर। ठीक है। और उसके बाद बाकी एलिमेंट्स को बारी बारी निकाल के देखूंगा, ओके ये तो ईमान नहीं है, इसको वापस रख दिया। ठीक है। फिर अगला एलिमेंट निकाल के देखा, ओ ये तो मुसब है, ईमान नहीं है, इसको भी वापस रख दिया। ठीक है। इसी तरह मैंने अगला आइटम निकाल के देखा। ठीक है। कि फॉर एग्जांपल अगला आइटम निकाला, ये आशिक है, इसको वापस रख दिया। ठीक है। अब मैंने अगला आइटम निकाल के रखा, सायरा, ओके ये भी ईमान नहीं है, इसको भी मैंने वापस रख दिया। तो मुझे सिर्फ ये चेक करने के लिए कि ईमान इसके अंदर रिपीट हो रहा है या नहीं, मुझे एन आइटम्स को चेक करना पड़ा। ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि फॉर अब मेरी जो अभी अभी तक जो मेरी टाइम कम्प्लेक्सिटी बनी है दैट इज 1 × n। ठीक है। क्योंकि मुझे एक बार एक एलिमेंट को चेक करने के लिए कि वो रिपीट हो रहा है या नहीं, सारे एलिमेंट से उससे कंपेयर करना पड़ा, क्योंकि बिकॉज एट अ टाइम आई कैन ओनली सी वन एलिमेंट। मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, कोई जिन नहीं हूँ कि मैं ज्यादा एलिमेंट्स को एक टाइम पर देख सकूं। ठीक है।
इसी तरह मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर फातिमा को देखना पड़ेगा। फातिमा को मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया या अपनी नज़र में रख लिया, और उसके बाद बारी बारी सारे एलिमेंट्स निकाल के देखे। ठीक है, अब देखा ये तो फातिमा नहीं है, वापस रखा। इसीलिए फातिमा के लिए भी मुझे n स्टेप्स करने पड़ेंगे। ठीक है, तो फिर इसके लिए मैं दोबारा से लिख दूंगा। ठीक है, दैट इज 1 × n। और ये जो मेरे पास, जब जब तक इस अरे का साइज पूरा नहीं हो जाता, मैं जब तक 5 एलिमेंट्स के लिए सारी चीजें कंपेयर नहीं कर सकता, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, दैट इज 1 × n+1 × n +1 × n, 5 दफा मेरे पास 1 × n इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बन जाएगी इस अरे, इसके अंदर डुप्लीकेट फाइंड करने की। ठीक है, और जब मैं उसको आपस में n कॉमन लेके सम करूंगा, तो दैट विल बी इक्वल टू n × 1 + 1 + 1 + 1 + 1। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 5n। और हमने क्या किया था, हमने 5 ही टोटल एलिमेंट्स थे और उसको हमने n कंसीडर किया था, तो दिस विल बी n × n। और जब हम इसको देखेंगे तो दिस इज बेसिकली n²। यानी अगर मैंने इसके अंदर एक एलिमेंट निकाला और उसके साथ बाकी सब एलिमेंट्स को कंपेयर किया, फिर उसको वापस रखा, फिर दूसरा निकाला उसके साथ सारे एलिमेंट्स को कंपेयर किया, फिर उसको वापस रखा, और एंड पर जाके जितना टोटल n था उतनी दफा मुझे ये काम करना पड़ा, तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बनेगी n²। ठीक है, मुझे इसके लिए n² टाइप स्टेप्स करने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैंने इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी देखनी है, दैट विल बी n, बिकॉज एलिमेंट्स तो मेरे उतने ही हैं, मैं कोई एलिमेंट्स को तो नहीं इंक्रीज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं तो सिर्फ अपने पास एक एलिमेंट को अपने पास एक वेरिएबल में स्टोर रख रहा हूँ, जो जिसकी तो 1 टाइम कम्प्लेक्सिटी या स्पेस कम्प्लेक्सिटी है। तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो है वो इसकी रहेगी O(n), लेकिन जो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बन जाएगी वो बन जाएगी O(n²). ठीक है, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। ओके, सो जो बिल्कुल न्यू है टाइम कम्प्लेक्सिटी से मुराद मेरा ये है कि मुझे अपने जो आउटपुट है उसको लेने के लिए कितने स्टेप्स करने पड़ रहे हैं, और वर्स्ट केस में कितने स्टेप्स करने पड़ेंगे। ठीक है, ये वर्स्ट केस कंसीडर कर रहा हूँ n²। हाँ, अगर ऐसा होता है कि मैं पहली बार में जो नेम निकालता हूँ वही डुप्लीकेट होता है और मैं उसको निकाल लेता हूँ, तो मुझे फिर n² स्टेप्स नहीं करने पड़े, मुझे फिर 1² स्टेप्स करने पड़े, विच इज़ 1। सो इसलिए जो वर्स्ट केस कंसीडर करेंगे हम, कि फॉर एग्जांपल जो मैंने चीज ढूंढनी थी वो बिल्कुल एंड पर है। ठीक है, तो मैं वर्स्ट केस कंसीडर करते हुए इसको वर्स्ट सिचुएशन लूंगा, क्योंकि हम ऐसा कोड लिखेंगे जो जनरल होगा, उसकी डिफरेंट इनपुट्स हो सकती हैं। ठीक है, ओके। लास्ट स्टेप रिपीट मैं कर दूं, कि जो मैंने n² कैलकुलेट किया है। ठीक है, मैंने ये कहा कि फॉर एग्जांपल मैंने जिस चीज को डुप्लीकेट फाइंड करना था वो एंड पर है। ठीक है, हमने कंडीशन अब हमेशा यही लेनी है, वर्स्ट केस ही देखना है कि वो चीज एंड पर ही है, एंड पर मिलेगी मुझे जाके, आई एम सो अनलकी। ठीक है, तो जब मैंने 5 एलिमेंट्स थे, सबके लिए मैंने उसको ऐड कर दिया। ठीक है, क्योंकि मैं तो 5 के 5 एलिमेंट्स को बारी बारी निकाल के कंपेयर करूंगा ना, मुझे नहीं पता इसके अंदर डुप्लीकेट कौन सा है। एंड पर जाके मुझे पता चलेगा अच्छा ये एलिमेंट डुप्लीकेट था, तो मुझे हर एलिमेंट के लिए n स्टेप्स करने पड़ेंगे। टोटल n एलिमेंट हैं, तो जो टोटल स्टेप्स बन जाएंगे वो बन जाएंगे n × n। और n × n को हम n² लिख सकते हैं। किसी भी नंबर को जब इस अपने आप से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उस नंबर का स्क्वायर बन जाता है, तो फिर ये इसकी जो कम्प्लेक्सिटी बन जाएगी दैट विल बी n²। ठीक है, अच्छा। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ये सिचुएशन आती है कि मैं क्या करता हूँ, कि मैं ना अम, इस बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और इस बॉक्स को ओपन करने के बाद मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे पास जो एलिमेंट्स थे मैं उनको अल्फ़ाबेटिकली स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है, जो ए से स्टार्ट हो रहा था उसको मैं ले आता हूँ शुरू में। ठीक है, उसके बाद जो अल्फ़ाबेटिकली जो भी हमारा ऑर्डर बन रहा है, मैं उस लिहाज से उनको रख लेता हूँ एलिमेंट्स को। ठीक है, नेक्स्ट इसको ले आया मैं। उसके बाद में जो मेरा, जस्ट अ सेकेंड, नेक्स्ट एलिमेंट है उसको ले आया। जी। आपने डुप्लीकेट वाली एग्जांपल क्यों दी थी? उसमें वो क्या कंसेप्ट, मुझे वो भूल गया। वो एलिमेंट डुप्लीकेट हो रहा था ना, उसके पीछे क्या कंसेप्ट था?
उसमें मैं बता रहा था कि एन स्क्वायर डुप्लीकेट हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे, कि हमारे पास जो बॉक्स है उसके अंदर ये देखें ना, मुसब 2 बार था, लेकिन हमें नहीं पता था कि मुसब 2 बार है या सायरा 2 बार है या ईमान 2 बार है या आशिक 2 बार है या इसके अंदर फातिमा 2 बार है। हमें ये चीज़ नहीं पता थी कि इसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट है कौन सा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा था, हर एलिमेंट को निकाल के बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करना पड़ रहा था। जब हम बाकी सारे एलिमेंट से कंपेयर कर रहे थे तो हर एलिमेंट के लिए हमें एन स्टेप्स करने पड़ रहे थे। तो हमारे पास एन एलिमेंट्स थे, तो हमारे पास जो टोटल स्टेप बन गए थे वो बन गए थे एन मल्टीप्लाई बाय एन। ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मेरे पास जो एलिमेंट्स थे उनको मैंने अल्फाबेटिकली स्टोर कर दिया एक सीक्वेंस में। ठीक है। और मेरे पास उसी तरह ये बॉक्स अवेलेबल है। इसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं, मैंने अभी कंसीडर 5 एलिमेंट्स किए हुए हैं, इसके अंदर मिलियंस ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है। तो हम जनरलाइज अपने कॉन्सेप्ट को उस लिहाज से करेंगे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि सबसे पहले मैं क्या करूँ, कि मैं सबसे पहले अपना ये जो बॉक्स है ना, इसके मिडल में सर्च करूं कि मिडल वाला जो एलिमेंट है इस बॉक्स का वो कौन सा है। ठीक है। मिडल वाला एलिमेंट कौन सा है, मिडल वाला एलिमेंट निकाला फॉर एग्जांपल। मैंने देखा, मैंने अब इसके अंदर सर्च करना है फॉर एग्जांपल ईमान। ठीक है। तो मैंने अब मिडल एलिमेंट निकाल के देखा तो मेरे पास जो मिडल मिडल एलिमेंट आया वो स्टार्ट होता था मेरे पास एस से। ठीक है। एस से मिडल एलिमेंट स्टार्ट होता था, और मुझे पता है कि मैंने ये एलिमेंट अल्फाबेटिकली रखे हुए हैं। तो रेस्ट अश्योर, ई जो है वो एस से पहले आता है इंग्लिश में। तो मुझे ये श्योरिटी हो जाएगी कि जो मेरे पास ईमान है वो इस साइड पर है। तो मैं क्या करूंगा, इस तरफ की जो साइड है उसको उड़ा दूंगा वैसे ही। मुझे अब इसके अंदर देखने की जरूरत नहीं है, इसको मैं काटा मार दूंगा। ठीक है। अब मैं इस तरफ आ जाऊंगा। अब जब मैं इस तरफ आया तो मैंने यहां से लेके, ये जो एस जहां पर था यहां से लेके शुरू तक जितना भी बन रहा था उसका मिड निकाल लिया। ठीक है। उसका जब मैंने मिड निकाला तो मैंने उसके मिड में देखा कि वहां पे मेरे पास निकल आया डी। ठीक है। सॉरी, डी निकल आया मेरे पास वहां पे। ठीक है। अब मैंने देखा कि जो मेरे पास ई आता है, ठीक है, ई एलिमेंट जो मेरे पास आता है वो तो डी से पहले आता है। ठीक है। मैंने ईमान सर्च करना है ना जो कि ई से स्टार्ट होता है, तो ई तो मेरे पास डी से पहले आता है। तो मैं क्या करूंगा कि इसके मिड से आगे वाली जितनी जगह है ना उसको कैंसिल कर दूंगा। ठीक है। फिर दोबारा निकाल के देखूंगा इस, यहां से लेके जो नई जगह बनाई थी इसके मिड में से, तो यहां पे मैंने निकाला तो वो मेरे पास ईमान आ गया। ठीक है। तो अब मैंने क्या किया इस चीज के अंदर, ये जो पूरा मेरा एक मैंने जो फॉलो किया है, पूरे सर एक स्टेप्स जो क्वेश्चन। फॉलो किए। जी जी। सर ईडी के बाद में आएगा? नहीं नहीं, ये पहले वो असल में मैंने इसको पहले टाइप कर दिया था ना, दैट्स अच्छा वाई। अच्छा, ठीक है। हाँ। हाँ, वैसे ये इधर नहीं है, ये इधर है। ठीक है। इसके पहले है डी के। तो यही मैंने किया ना कि राइट वाले को, डी के राइट वाली चीज को कैंसिल कर दिया। ठीक है। डी के राइट वाली चीज को कैंसिल किया तो मैंने फिर लेफ्ट साइड पे देखा, अब लेफ्ट साइड पे जो सर मिड था वो निकाला। सर सर जब आप कह रहे हैं कि अल्फाबेटिकली सॉर्ट है तो फिर वो तो ई इसके बाद ही आएगा। ए बी सी डी ई, यस सॉरी। सॉरी सॉरी। तो इसके बाद ही आएगा एग्जैक्टली exactly। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाले को कैंसिल कर देंगे। ठीक है। और हमारे पास ई यहाँ पर आ जाएगा इस साइड पर, इस साइड पर हमने मिड मिड कैलकुलेट किया और निकाल लिया। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर 100 एलिमेंट्स थे। ठीक है। मैंने क्या किया, उन 100 एलिमेंट्स के का मिड निकाला, देखा कि वो ई से आगे आता है या पीछे आता है। अगर वो ई से आगे आता है तो मैंने ये एक छोटी कर ली कि उससे पहले होगा ई, तो मैंने उससे आगे वाले सारे कैंसिल कर दिए। नेक्स्ट स्टेप, एक ही स्टेप में मेरे पास 50 एलिमेंट्स रह गए। ठीक है। अब दोबारा मैंने उसको फिर डिवाइड कर दिया, थर्ड स्टेप में आके मेरे पास 25 एलिमेंट्स रह गए। फिर मेरे पास अगले स्टेप में आके रह गए 12। ठीक है। उससे अगले स्टेप में आके रह गए 6, उससे अगले स्टेप में आके रह गए 3, और उसके बाद मेरे पास रह गए 1। और जो 1 एलिमेंट था वो ही मेरा रिक्वायर्ड एलिमेंट था। ठीक है। या फिर 1 एलिमेंट नहीं था तो मुझे पता चल गया कि अगर ये जो 1 एलिमेंट रह गया ये मेरा रिक्वायर्ड नहीं भी है, तो फिर मेरी सर्च तो एटलीस्ट कंप्लीट हो गई ना, मुझे पता चल गया कि ये जो मेरा सारा डाटा है उस स्ट्रक्चर के अंदर अवेलेबल नहीं है। ठीक है। तो ये जो मैं हर स्टेप को डिवाइड कर रहा हूँ, दिस इज बेसिकली log n टाइम complexity, log base 2 of n। ठीक है। ओके, लेट्स शिफ्ट टुवर्ड्स ब्राउजर।
यस। अब मैं क्या कर रहा था, हर स्टेप में डिवाइड करता जा रहा था। ठीक है। तो अब जब मैंने हर स्टेप में उसको डिवाइड कर दिया, 100 से मैंने इसको 50 कर दिया, 50 से मैंने 25 कर दिया, फिर इस तरह मैं रिड्यूस करता गया टिल 1। तो मेरे पास ये जो टाइम कम्प्लेक्सिटी बनेगी दैट विल बी लॉग 2 ऑफ n, लॉग बेस 2 ऑफ n। किस तरह से? क्योंकि मैंने बेसिकली 2 की पावर निकाली है इसके अंदर। ठीक है। यानी अब यहाँ पर अगर मैं देखूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास 32 एलिमेंट्स थे। ठीक है। इसका मैं लॉग बेस 2 निकालूंगा तो डेट विल बी इक्वल टू 5। 32 एलिमेंट्स के अंदर मुझे किसी भी चीज़ को सर्च करना है तो उसके लिए मुझे 5 स्टेप्स करने पड़ते हैं। उससे पहले जब मैं सर्च कर रहा था तो मुझे इसके अंदर n स्टेप्स करने पड़ रहे थे। ठीक है। 32 एलिमेंट्स के अंदर सर्च करने के लिए 32 स्टेप्स करने पड़ रहे थे। लेकिन जब मैंने उसको इस तरह डिवाइड करना शुरू कर दिया तो मेरे पास जो स्टेप्स बच गए वो बच गए 5। ठीक है। सो दिस इज लॉग 2 ऑफ n टाइम कम्प्लेक्सिटी, और इसको हम शॉर्ट में कहते हैं बस लॉग n टाइम कम्प्लेक्सिटी है। इसके अलावा हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है n फैक्टोरियल 2 रेज टू पावर n, n log n। ठीक है। ये हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटीज होती हैं। इनको हम आगे जाके देखेंगे कि n log n कब होती है। n log n तब होती है कि, अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब हमारे पास जो इनपुट थी हमने उसको डिवाइड कर दिया इसी तरह पार्ट्स में। तो जब डिवाइड किया एंड तक उसको, जब तक वो सिंगल सिंगल एलिमेंट्स नहीं रह गए, तो हमारे पास जब डिवाइड करे थे तो सबकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बन रही थी ओवरऑल लॉग ऑफ n। फिर हमने उनको डिवाइड करने के बाद अपना जो हमारी रिक्वायर्ड चीज़ थी वो उनके ऊपर अप्लाई की और उनको दोबारा जोड़ा। उनको जो दोबारा जोड़ेंगे सारे एलिमेंट्स को बारी बारी देख के, तो उसके अंदर हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी लगेगी n। तो जो टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी बन जाएगी वो बन जाएगी n मल्टीप्लाई बाय लॉग n विच विल बी n log n। ठीक है। इसी तरह n फैक्टोरियल होती है और 2 रेस्ट पावर n होती है। 2 रेस्ट पावर n तब होती है जब मेरे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और मैं हर किसी से पूछ रहा हूँ। आप उससे दो, हर किसी को मैं 2 ऑप्शन दे दिए। ठीक है। मतलब मेरे पास ये एलिमेंट है 1 2, या फिर मेरे पास इसी तरह एलिमेंट्स थे। ठीक है। जो मेरे पास नेम्स थे, ईमान है मेरे पास, फातिमा है। ठीक है। और मैं अब फॉर एग्जांपल एक टूर कंडक्ट कर रहा हूँ यूएस से सिलिकॉन वैली का। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, हर बंदे से पूछूंगा। ठीक है। ईमान से पूछूंगा डू यू वांट टू गो टू सिलिकॉन वैली और नो। ठीक है। शी कैन से यस और शी कैन से नो। इसी तरह फातिमा से पूछूंगा, शी कैन से यस और नो। ठीक है। अब जब यहां से मैंने इसको बनाना शुरू किया ना, यस, और फिर इसके बाद मेरे पास 2 रास्ते निकल आए, यस और नो। और इसके साथ दूसरा ऑप्शन था नो, उसके 2 रास्ते निकल आए, यस और नो। और इस यस के आगे 2 रास्ते निकल आए, फिर उसके आगे 2 रास्ते निकल आए। हर यस के और नो के आगे दो दो रास्ते निकलते जा रहे हैं, और वो जो 2 रास्ते हैं वो 2 रेज टू पावर n से इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो ये इस सिचुएशन में मेरी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी बनेगी दैट विल बी 2 रेज टू पावर n। ठीक है। अब उसके अलावा जो एक टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है दैट इज n फैक्टोरियल, वो फिर हम आगे जाके देखेंगे। ओके। सो टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो है, उसके अंदर किसी को अगर आइडिया नहीं है तो आप मुझे बता दें। वी कैन नाउ प्रैक्टिस दिस विद द हेल्प ऑफ कोड, और वी कैन ऑल्सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। जिनको टाइम कम्प्लेक्सिटी या स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्लियर नहीं हुआ अभी, वो हैंड रेज कर सकते हैं। ओके। ओके। ठीक है। अच्छा, सर आसिफ, आप अनम्यूट करें और बताएं कि आपको पाइथन लैंग्वेज का आइडिया है, और जो दूसरे सर थे उन्होंने हैंड रेज किया था। सिर्फ मुझे ये बताएं कि पाइथन का आइडिया है आपको बेसिकली, आपने कभी पाइथन में कोई कोड थोड़ा बहुत देखा है? You can unmute, or you can also tell in chat if you think that you have background noise or something. अस्सलाम वालेकुम सर। Walaikum ऑडिबल। salam. Yes, you're audible. Walaikum अच्छा सर, salam. सॉरी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैं बेसिकली नॉन टेक्निकल फील्ड से हूँ ना। तो बेसिक जी जी। पाइथन का जो मुझे आइडिया है वो तकरीबन मुझे मतलब मैंने प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ किया हुआ है। लेकिन बीएसए ठीक का है। आज मेरा पहला पहला दिन है। और अभी हम्म। सर आपने टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी के बारे में बता दिया, लेकिन आपने एग्जांपल भी दिए, लेकिन फिर भी मतलब मुझे इतना क्लियर नहीं हुआ। ओके। ठीक है। थोड़ा सा फिर ठीक काइंडली है, अगर आप डिटेल इसको कर थोड़ा दें। सा और देखते हैं। ठीक है। हमारा ये मकसद नहीं है कि हमने इस कोर्स के अंदर बहुत ज़्यादा मटेरियल कवर करना है, और बिल्कुल ये नहीं है। उसके लिए जैसे मैंने शुरू में कहा कि दिस कोर्स इज़ इजी फॉर बिगिनर्स बट डिफ़िकल्ट फॉर एक्सपर्ट। तो किसी ने मुझसे पूछा नहीं कि डिफ़िकल्ट फॉर एक्सपर्ट कैसे है। तो दिस कोर्स इज बेसिकली डिफिकल्ट फॉर एक्सपर्ट्स। तो हम तब तक आगे मूव ऑन नहीं करेंगे जब तक आप लोगों को क्लैरिटी नहीं हो जाती। ठीक है। जिन लोगों का ये एम है कि दे वांट टू कवर मैक्सिमम मटेरियल, और जिनको लीड कोड के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए
20 और क्लासेस चल रही हैं आई कोड ग्रुप पर, यू कैन ज्वाइन दैट क्लास एंड यू कैन सॉल्व द लीड कोड क्वेश्चंस। हमारा यहाँ पे मकसद ये होगा कि जितने पार्टिसिपेंट्स मेरी क्लास में आए हैं, मैं जब वो किसी और सेशन में जाएं तो उनको सारी चीज़ों की समझ आए और वो कंट्रीब्यूट करें। उनको ये फील ना हो कि वी आर फ्रॉम नॉन सी एस बैकग्राउंड और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आई मस्ट से दैट कि मतलब अगर किसी को कभी भी लगे कि उसका टाइम वेस्ट हो रहा है एंड आई एम एक्सप्लेनिंग इन डिटेल, सो प्लीज़ ऑफेंड ना होइएगा। अच्छा, अब सर आसिफ हैं और साथ में हमारे पास एक और पार्टिसिपेंट थे जिनको टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी थोड़ी क्लियर नहीं हुई, तो हम इसको एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने एक अरे डिक्लेयर की है। ठीक है, हम अरे पाइथन में इस तरह डिक्लेयर करते हैं कि हम ना स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं उसके अंदर हम डिफरेंट एलिमेंट्स कोमा के साथ लिखते हैं तो हमारी एक अरे डिक्लेयर हो जाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वही नेम्स लिख रहा हूँ जो मैंने पहले हैंड रेज करके जो अपने कलेक्ट किए थे। ठीक है, और साथ में मैं सर आसिफ का नेम ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ओके। सो अब ये मेरे पास एक अरे है। ठीक है, और इसके अंदर मेरे पास एन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एन एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, और मेरे पास जो एलिमेंट्स हैं बेसिकली वो इस सिचुएशन में कितने हैं। इस सिचुएशन में मेरे पास 5 एलिमेंट्स हैं, तो इस सिचुएशन में मेरे पास जो एन की वैल्यू है वो है 5। तो अगर मैं देखूं कि इस अरे की स्पेस कम्प्लेक्सिटी कितनी है, तो इस अरे की स्पेस कम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ एन, विच इज O ऑफ 5 इन दिस केस। ठीक है, टाइम कम्प्लेक्सिटी कब आएगी? टाइम कम्प्लेक्सिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तब आएगा जब मैंने कुछ ना कुछ इसके साथ प्रोसेस करना है। कुछ प्रोसेस करूंगा तो मेरा टाइम लगेगा ना, ऐसे पड़ी पढ़ाई चीज में एक जगह पड़ी हुई है तो मेरा कौन सा इसमें टाइम लग रहा है, ये तो बस पड़ी हुई है चीज। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं अरे के इंडेक्स से कोई आइटम असेस कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं अरे ऑफ 3, थर्ड इंडेक्स पे मेरे पास जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी, यानी मेरे पास यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा मुसब। ठीक है, तो मैंने इस कोड को जब रन किया तो कोई अनम्यूट करके बता दे कि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या बनेगी इस कोड को रन करने की। ऑफ वन सर। O ऑफ 1, ओके। एनी अदर, कोई और इसमें ऐड करना Sir चाहे? of any O ऑफ n, degree ओके। of log one. n। यस, बेसिकली इसके अंदर जो हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी बनेगी दैट विल बी O ऑफ 1। ठीक है, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे थर्ड एलिमेंट के ऊपर क्या चीज़ पड़ी हुई है, मुझे बस थर्ड एलिमेंट पे चीज़ चाहिए। चाहे मेरी अरे 10 साइज की है, चाहे मेरी अरे मिलियन साइज की है, चाहे मेरी अरे बिलियन साइज की है, मुझे बस अपनी अरे के थर्ड एलिमेंट पे, थर्ड इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है वो चाहिए। बस मैंने उसको इंडेक्स बताया, उसने उस जगह पे जाके देख लिया। तो ये मेरे पास इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी बनेगी वो बनेगी O ऑफ 1। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि मुझे इसके अंदर से आसिफ सर्च करना है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ अरे। ठीक है, इफ अरे ऑफ आई, जो मैंने अभी ये रेंज से इसको इंडेक्स देगा ना, मैंने चेक करना है कि अभी जो आई की वैल्यू है उस इंडेक्स पे अगर अरे की वैल्यू इक्वल है मुसब के, ठीक है, तो फिर आप रिटर्न कर दो ट्रू। और अगर आप सारी अरे में चेक कर लो और फिर भी सारा फॉर लूप खत्म होने के बाद आपको इसके अंदर से मुसब ना मिले, तो आप रिटर्न कर दो फॉल्स। लेकिन ये फंक्शन मैंने डिफाइन नहीं किया, तो मैं रिटर्न नहीं लिख सकता। रिटर्न लिखने के लिए मुझे फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, तो मैं जस्ट प्रिंट लिख देता हूँ। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। और इस तरह मैं इसको लिख देता हूँ प्रिंट फॉल्स। ठीक है, तो अब मैं इसको जब कोड को रन करूंगा, ठीक है, तो अब इसने बेसिकली, मैंने यहाँ प्रिंट लिखा है इसलिए इसने फॉल्स और ट्रू दोनों रिटर्न कर दिए। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे इसको रिटर्न का यूज कर रहा होता तो ये नहीं करता। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको ट्रू लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो बेसिकली अब क्या हुआ कि इसके अंदर अब उसको फॉर लूप लगा के पूरी अरे पर आइटरेट करना पड़ा। ठीक है, और फॉर एग्जांपल ये जो मुसब है ये मेरे पास यहाँ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास कोई और एलिमेंट है, यहाँ पर मेरे पास एलिमेंट है जवेरिया, और मुसब मेरे पास एंड पर है। ठीक है, क्योंकि मैंने वर्स्ट सिचुएशन देखनी है ना कि एलिमेंट एंड पर है। तो अब मुझे कोई बताना चाहे कि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी जो मैंने अभी कोड लिखा है। ओ ऑफ सर एन इसकी सर। n होगी। O ऑफ n होगी, एग्जैक्टली exactly, क्योंकि मुझे सारे एलिमेंट्स पर
आइट्रेट करना पड़ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं इसके अंदर एक डबल मुसब ऐड कर देता हूँ। ठीक है। या फॉर एग्जांपल, मैं पहले भी मैंने मुसब ऐड किया था, तो सर मुसब कहेंगे सर आप मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ आसिफ 2 बार। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ऐसा करता हूँ कि ना, मैंने देखना है कि इसके अंदर कौन सा एलिमेंट 2 बार आया हुआ है। ठीक है। अब जब मैं इसके अंदर फॉर लूप चलाऊंगा और मैं अरे को आइट्रेट करूंगा आई के जरिए से, ठीक है, तो क्या मुझे पता चल सकता है कि वो एलिमेंट कोई भी 2 बार है या नहीं? नहीं पता चल नहीं सकता इस तरह, सर। क्योंकि मैं इस टाइम पर एक एलिमेंट को देख रहा हूँ। मुझे क्या करना पड़ेगा, एक टाइम पर 2 एलिमेंट को देखना पड़ेगा, तो मुझे 2 लूप लगाने पड़ेंगे इसके अंदर। ठीक है। अब मैंने दूसरा भी एक लूप लगा दिया। ठीक है। अच्छा, अब जब मैंने इसके अंदर दूसरा लूप लगाया, तो दूसरा लूप लगाने के बाद मैंने यहाँ पर एक इफ स्टेटमेंट लगा दी। इफ अरे ऑफ आई इज इक्वल टू अरे ऑफ जे। जस्ट अ सेकेंड। तो फिर आप प्रिंट कर दो ट्रू। ठीक है। तो अब कोई मुझे बता सकते हैं कि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इस कोड की? ये आउटपुट को छोड़ें, ये कोलैब के वो आउटपुट है और उसने इस तरह से कर दिया। तो अब इस तो कोड की क्या है आउटपुट इसकी होगी? आंसर ऑफ सर एन स्क्वायर। अच्छा, मैं अब आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये लूप चलेगा, आई वाला जो लूप है, ये स्टार्ट होगा 0 से लेकर, और ये जो होता है ना रेंज वाला फंक्शन, इसके अंदर जो हम एलिमेंट लिखते हैं ना, ये इससे एक पीछे तक जाता है। लेंथ ऑफ अरे मेरे पास यहाँ पर होगी 1 2 3 4 5 6 7, 7 होगी, लेकिन जो इंडेक्स आएगा ना रेंज फंक्शन से, वो जाएगा 6 तक, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट हो रहा है ना। तो 0 से लेके 6 तक जाएगा वो। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, ये जब लूप चलेगा ना, आई की वैल्यू होगी पहले 0। ठीक है। फिर जे की वैल्यू, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा 0 जब आई की वैल्यू होगी, फिर जे की वैल्यू होगी 0, फिर अगली, फिर जे की वैल्यू होगी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। यानी आई की वैल्यू 0 ही थी, लेकिन जे की वैल्यू 6 तक चली गई। ठीक है। उसके बाद फिर आई की वैल्यू जब यहाँ पे थी 0 ईमान पे, तो उसने सारी जगह सर्च कर लिया 6 तक, तो ईमान दोबारा उसको नजर नहीं आया। ए रे ऑफ आई में तो अभी ईमान ही है, वो इसके अंदर नहीं इसको नजर आया, तो ये अभी मेरा कोड खत्म नहीं हुआ, मुझे अभी डुप्लीकेट नहीं मिला। फिर ये दोबारा आई की वैल्यू हो जाएगी 1, 1 पे आ जाएगा फातिमा। अब ये 0 से फिर स्टार्ट करेगा जे को, 0 1 2 3 4 5 6, अरे आई की वैल्यू 1 ही रहेगी। यानी अगर आप देखें तो वो हर एलिमेंट के लिए दोबारा से दोबारा सारे एलिमेंट पे चल रहा है। तो इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी बन जाएगी वो बन जाएगी n मल्टीप्लाई बाय n, विच इज इक्वल टू n स्क्वेयर। ओ ऑफ n स्क्वेयर बन जाएगी इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी। n मल्टीप्लाई बाय n कैसे आया? ठीक है, तो अगर आप देखें तो मेरे पास हर एलिमेंट के लिए जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है ना, वो 1 मल्टीप्लाई बाय n है। ठीक है। क्योंकि उसको मैं n एलिमेंट्स के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, और टोटल जो मेरे पास एलिमेंट्स हैं वो हैं n। ठीक है। टोटल मेरे पास एलिमेंट्स हैं n। ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय n तो वैसे ही n हो गया, और n को जब मैं n से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो n स्क्वायर बन जाएगा। अभी अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो टाइम कम्प्लेक्सिटी में तो आप पूछ सकते हैं। ये 1 × n क्यों किया? सॉरी, कम अगेन। 1 × n क्यों किया है? 1 मल्टीप्लाई बाय n इसलिए किया है कि एक एलिमेंट है, 1 उसकी जगह मैंने ले लिया, और उसको मुझे n एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करना पड़ रहा है, तो मेरी जो एक एलिमेंट की टाइम कम्प्लेक्सिटी बनी वो बनी 1 मल्टीप्लाई बाय n। और यही काम मुझे हर एलिमेंट के साथ करना पड़ा है ना, यानी n मर्तबा करना पड़ा है, तो इसलिए फिर जो मेरे पास एक एलिमेंट को चेक करने की टाइम कम्प्लेक्सिटी थी, उसको मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। ओके। ओके, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, अब टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो है, अब आप लोगों को ये देखने की जरूरत नहीं है कि एक लूप लगा होगा तो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ये हो जाएगी, 2 लगे होंगे तो ये हो जाएगी, इस तरह नहीं। ठीक है, ये गलत अप्रोच है। हो सकता है मैं यहाँ पे रेंज सिर्फ कर दूं 0 या 1 कर दूं रेंज। अब बताएं, अब इस कोड की क्या टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी? एनीवन? इसकी आई थिंक n। यस, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n।
क्योंकि हम ये वाला लूप पूरी अरे पर चला रहे हैं, और ये वाला जो लूप है ये सिर्फ एक एलिमेंट के ऊपर चल रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये वाला लूप पूरे ही अरे पे चल रहा था, इसको मैंने ले लिया एन, और ये वाला जो लूप है ये कम एलिमेंट्स पे चल रहा है। फॉर एग्जांपल ये चल रहा है मेरे पास 4 एलिमेंट्स पर। तो और ये हर बार चेंज होता है इनपुट के लिहाज से। ठीक है, कभी मेरी कोई इनपुट रे आती तो ये 4 यहाँ पे वैल्यू आती है, कभी कोई आती, तो मैं इसको ले सकता हूँ के। ठीक है, तो जब मैं अपनी टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड पे बताऊंगा ना, तो मैं बताऊंगा मेरी टाइम कम्प्लेक्सिटी है ओ ऑफ के मल्टीप्लाई बाय एन। ठीक हो गया। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे फिक्स 4 लिख दिया, ठीक है, तो अगर मैंने फिक्स 4 लिख दिया ना यहाँ पर, तो मेरी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी बनेगी वो फिर बनेगी ओ ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय एन विच इज 4n। अच्छा, अब क्या होता है, हमारे पास जो सबसे ज्यादा मोस्ट सिग्निफिकेंट टर्म होती है ना, उसको हम अपनी टाइम कम्प्लेक्स रिजल्टेंट टाइम कम्प्लेक्सिटी में रखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी बन रही थी, वो बन रही थी एक लूप में एन स्केयर बन रही थी, एक और लूप लगा था उसमें एन बन रही थी, एक और लूप लगा था उसमें 1 बन रही थी। तो अल्टीमेटली जो मेरी टाइम कम्प्लेक्सिटी बनेगी वो मैं सबसे हैवी टर्म को कंसीडर करूंगा। तो जो मैं बोलूंगा रिजल्टेंट में कि मेरी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, तो वो मैं बोलूंगा एन स्केयर। ठीक है, अब पिछला जो कोड था उसके अंदर मेरी टाइम कम्प्लेक्सिटी थी 4n। ठीक है, तो इसको मैं बोलूंगा कि ये मेरी टाइम कम्प्लेक्सिटी है, ये n है। मैं कांस्टेंट को इग्नोर कर दूंगा, जो मेरा कांस्टेंट होगा ना साथ, उसको इग्नोर करूंगा। उसको इग्नोर क्यों करूंगा? क्योंकि हमारे पास बेसिकली जो लीनियर टर्म होती है ना, वो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स, सॉरी हाँ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। ठीक है, हाँ, तो ये हमारे पास बेसिकली लीनियर जो इक्वेशन होती है ना, वो होती है और उसका ग्राफ बनता है। ठीक है, अच्छा, अब ग्राफ जो होता है उसमें बी जो होता है वो हमारे पास होता है कि हम किस जगह से उसको लाइन को स्टार्ट करेंगे, उसका जो वाई पर जो इंडेंट होगी वो क्या होगी, और एम क्या होता है, इसका फैक्टर होता है जिसमें मल्टीप्लाई हो रहा होता है। अब ये दोनों चीजें जो है ना, ये हम इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि हम सिर्फ पैटर्न देखते हैं लाइन का, कि लाइन हमारी किस तरह जा रही है। बेशक वो इधर से जा रही है, बेशक वो इधर से जा रही है, बेशक यहाँ से जा रही है, बेशक यहाँ से जा रही है। मैंने बस ये देखना है कि वो लाइन सीधी सीधी जा रही है, तो मैंने इसको बस कंसीडर कर लेना है कि ये एन है। ठीक है, या इसकी सिचुएशन में ये वाई है। अगर मेरी लाइन जो है वो, ये मेरा ग्राफ था, बिल्कुल इस तरह जाती है, तो मैं ये कहूंगा कि ये मेरा 1 है, ओ ऑफ 1। कि मेरा इनपुट जितना भी इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, मेरी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। इसकी एग्जांपल क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू बुक जो थी, उसमें मैं आज पढ़ रहा था कि उसकी क्या एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास डाटा है जो मैंने भिजवाना है अमेरिका, और वो डाटा है मेरे पास 5 मिलियन TB। अगर मैं उसको थ्रू वायर भेजने की कोशिश करूं, तो मुझे पता नहीं कितने ज्यादा दिन लग जाएंगे। ऐसे ही है। और ऐसा करूं मैं कि बस वो मेरे पास जो डाटा है, मैं एक फ्लाइट पकड़ूं अमेरिका की, जहाज में बैठूं, और अमेरिका में जिस बंदे को मैंने वो डाटा देना है उसको जाके हाथ में पकड़ा दूं। ठीक हो गया। अब जो मैंने वायर से डाटा भेजना है ना, वो मेरे इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर वो 1 TB होगा उसका और टाइम लगेगा, 5 TB होगा और टाइम लगेगा, 5 मिलियन TB होगा और टाइम लगेगा। लेकिन एयरपोर्ट से जब मैंने जाना है ना जहाज से, तो फिर मेरे पास 1 TB है कि 2 TB है या 1000 TB है, बस मैंने उठा के उसको लेके जाना है। तो जो मैं एयरपोर्ट से जा रहा हूँ दैट इज कांस्टेंट टाइम, इनपुट पे डिपेंड नहीं कर रहा, जितना भी होगा उठा के मैंने अपने पास हाथ में पकड़ा और ले गया। लेकिन जब मैं वायर के थ्रू भेज रहा हूँ दैट डिपेंड्स ऑन इनपुट। तो उस वजह से उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो होगी वो ऑफ एन 1 नहीं होगी, कांस्टेंट नहीं होगी, बल्कि वो चेंज हो रही होगी इनपुट के लिहाज से। अगर वो इनपुट के लिहाज से लीनियर चेंज हो रही है, जैसे जैसे इनपुट बढ़ रहा है टाइम कम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, तो ये हो जाएगा ओ ऑफ एन। अगर ऐसा था कि शुरू शुरू में तो वो मतलब इनपुट के साथ साथ बढ़ रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऐसे होती गई, जैसे जितनी बड़ी बड़ी इनपुट लेता गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे जाती गई। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इनपुट लिया 10, ठीक है, अब इसका जब मैं लॉग निकाल, या बल्कि मैं 2 का जो पावर लेता हूँ, 8 लिया मैंने, 8 एलिमेंट्स थे मेरे पास। इसका जब मैं लॉग निकालूंगा 2 के बेस में, तो वो निकलेगा 3 स्टेप्स लग रहे हैं इसके लिए। ठीक है, 8 के लिए। लेकिन अगर मैं देखूंगा 1000, तो उसके लिए मुझे कितने स्टेप्स लग रहे होंगे? अबाउट 10 स्टेप्स या 11 स्टेप्स लग रहे होंगे। ठीक है, तो बेसिकली 8 से 1000 पे जंप एकदम बहुत बड़ा है, लेकिन 3 से 10 पर इतना नहीं है।
इनपुट शुरू शुरू में तो इनपुट के लिहाज से ठीक है, 8 के लिहाज से 3 कंपेयर करें तो सिर्फ 5 का डिफरेंस है। लेकिन अगर आप 1000 के लिहाज से 10 को कंपेयर करें, इट इज हेल ऑफ अ डिफरेंस। तो जैसे जैसे हमारा इनपुट इंक्रीज हुआ, हमारी कम्प्लेक्सिटी उस तरह इंक्रीज नहीं हो रही। तो बेसिकली दिस इज ओ लॉग ऑफ एन। अब हमारा कुछ इनपुट था जिसमें लॉग ऑफ एन भी था और एन भी था, दोनों चीजें थी। ठीक है, तो वो बेसिकली यहाँ पर आ जाएंगी। एन भी है उसमें और लॉग ऑफ एन भी है, एन लॉग एन हमारे पास आ जाएगा। और इससे ऊपर आ जाएगा हमारे पास 2 रेस्ट पावर एन, और इससे ऊपर आ जाएगा हमारे पास एन फैक्टोरियल। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, हम यहाँ पर एक देख भी लेते हैं, टाइम कंप्लेक्सिटी ग्राफ। यस। तो अब आपको ये ग्राफ देख के समझ आ जाएगी। बहुत छोटा आ रहा है यहाँ पर, इसको हम अपने पास ले आते हैं और इसको हम बड़ा कर लेते हैं। ओके, अब आपको इस ग्राफ को देख के समझ आ जाएगी कि एक टाइम कम्प्लेक्सिटी है जो इनपुट के लिहाज से चेंज नहीं हो रही, उसको मैं कह रहा हूँ ओ ऑफ वन। एक है जो हर स्टेप में 2 से डिवाइड होती जा रही है, उसको मैं कह रहा हूँ लॉग ऑफ एन। एक ये है जिसके लिए मुझे सारे इनपुट पर आइट्रेट करना पड़ रहा है, दैट इज ओ ऑफ एन। एक ये है कि मुझे सारे इनपुट को पहले डिवाइड करना पड़ा है पार्ट्स में और फिर उस पर आइट्रेट करना पड़ रहा है, दैट इज एन लॉग एन। फिर एक है जो मेरे पास एन स्केयर बन गई, ठीक है, और एक एन क्यूब बन गई, एक 2x बन गई और एक एन फैक्टोरियल बन गई। ठीक है, सो दीज आर डिफरेंट टाइम कम्प्लेक्सिटीज। यस, तजरियान जदून, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। ओके ठीक है, आई होप के समझ आ गई होगी टाइम कम्प्लेक्सिटी की और स्पेस कम्प्लेक्सिटी की समझ आ गई होगी। सर ये जो ओ एक्स स्क्वायर से आगे वाली कम्प्लेक्सिटीज हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी इम्पोर्टेंट नहीं है बेसिक लेवल पर, लेकिन मैंने आपको इनकी एग्जांपल दे दी है कि अगर आपको कोई पूछे, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, ठीक है, ये फैक्टोरियल ग्रोथ होती है, ठीक है। तो अगर मतलब अब आपने मुझसे अगर क्वेश्चन पूछना है कि बेसिकली आप सर ये कब होती है या ये कब होती है, ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्स स्केयर, ये तो एन स्केयर है ना बेसिकली। एन क्यूब कब होगी कि जब मुझे हर एलिमेंट को 3 टाइम्स कंपेयर करना पड़ेगा। अच्छा, मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। एक सेकेंड, वेयर इज थ्री सम क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड प्लीज। ओके, अच्छा, अब ये जैसे हमारे पास एक अरे है, ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या कैलकुलेट करना है कि हमने कोई से ऐसे 3 नंबर देखने हैं जिनको जब हम सम करें ना तो हमारे पास जीरो आ जाए। ठीक है, तो अब 3 नंबर जो हैं वो यानी a + b + c जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो अगर मैं इसको देखूं तो मुझे हर एलिमेंट के साथ 2 एलिमेंट को कंपेयर करना है, फिर इसी तरह दोबारा अगले एलिमेंट को लेके बी ए की वैल्यू ली, उसके साथ सारे एलिमेंट्स को कंपेयर किया, और वो ए की वैल्यू मैंने सारे एलिमेंट्स को बारी बारी ले लिया। फिर बी की वैल्यू ली, उसको सारे एलिमेंट से कंपेयर किया, और उसके अंदर ए की मैन्यू एक वैल्यू रखी हुई थी और बी की फिर मैं चेंज कर रहा हूँ। फिर मैंने सी की वैल्यू ली। तो यहाँ पर मेरे पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी बनेगी ब्रूट फोर्स अप्रोच में, दैट विल बी एन क्यूब, क्योंकि मुझे हर एलिमेंट के लिए थ्री थ्री सर बार आपका उसको फिक्स करना। सर आपका सर आप इस स्क्रीन से लीड कोड के से बता रहे हैं, इस स्क्रीन से आपका स्क्रीन स्टक था आई थिंक। हाँ हाँ, मैं कुछ एनोटेट नहीं कर रहा, जस्ट मैं बता रहा हूँ कि ये जैसे ना ये नम्स रे है ना, इसमें जस्ट मैं सिर्फ बता रहा हूँ अभी हम, क्योंकि इस क्वेश्चन को अभी हम नहीं देखना चाह रहे, जस्ट मैं बताना चाह रहा हूँ कि एन क्यूब भी कैसे हो सकती है। ठीक है, अच्छा, अब 2 रेस्ट पावर एन भी मैंने बता दिया था कैसे हो सकती है। ठीक है,
एन स्क्वेयर भी मैंने अभी बता दिया है, एन लॉग एन भी बता दिया है, और टू रेज पावर एन भी मैंने बता दिया कि मेरे पास जितने एलिमेंट्स थे उनसे उनके दो दो ऑप्शन बन रहे थे, फिर उनकी ब्रांचेस बनती जा रही थी, जैसे बाइनरी, और हर किसी का बाइनरी ब्रांचेस बनती जा रही थी, तो दैट विल बी टू रेज पावर एन। क्योंकि जैसे जैसे हम इनपुट इंक्रीज करते जाएंगे उसकी ब्रांचेस पता नहीं कितनी बनती जाएंगी। ठीक है। और एन फैक्टोरियल जो होता है वो जब हम रिकर्जन देखेंगे तो उसके अंदर देखेंगे, जब हम फैक्टोरियल्स कैलकुलेट करते हैं तो उनके अंदर, या हम कोई ऐसी सीरीज कैलकुलेट करते हैं उनके अंदर हमें हर एलिमेंट के लिए उसके पीछे वाले सारे एलिमेंट को बारी बारी कैलकुलेट करना पड़ रहा होता है रिकर्जन में। ठीक है। तो वो जो हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी बन जाती है दैट इज एन फैक्टोरियल। उसका फिर एक तरीका होता है कि हम एक बार जब कैलकुलेट कर लेते हैं ना उसको अपने पास सेव रखते रहते हैं। ठीक है। जब हमने एक एलिमेंट को कैलकुलेट कर लिया, दोबारा हमने उसको इस्तेमाल करना है तो हमें दोबारा से कैलकुलेट ना करना पड़े, हमने उसकी कैलकुलेशन को पहले सेव किया हो। दैट इज नेक्स्ट स्टेप ऑफ रिकर्जन विच इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ठीक हो गया? सर वो इज जो इट क्लियर? इक्वेशन, यस सर। सर ये जो इक्वेशन थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, इसको हम कैसे यूज करते हैं इसके अंदर टाइम वो कम्प्लेक्सिटी और इक्वेशन स्पेस? वो इक्वेशन आप भूल जाएं, वो मैंने सिर्फ इसलिए बताया था कि हम कॉन्स्टेंट्स को क्यों इग्नोर कर रहे हैं अपनी टाइम कम्प्लेक्सिटी में। कि जब हम कोड की टाइम कम्प्लेक्सिटी बनते हैं ना, हम कहते हैं एक फॉर लूप चल रहा है एन टाइम्स चल रहा है, और वो फॉर लूप मुझे जो है ना 5 बार चलाना पड़ रहा है, और उसके बाद मुझे मैंने एक वेरिएबल्स बनाए हुए हैं, जो वेरिएबल मैंने 7 बना दिए। ठीक है। तो मेरा जो टोटल मैं कैलकुलेट करूंगा ना जिस तरीके से मैंने बताया कि कितनी बार आइटम्स आइटरेट हो रहे हैं, तो वो बन जाएगा 5n+7। 7 वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं, फॉर लूप है जो एन टाइम्स चल रहा है, और 5 फॉर लूप ऐसे लगाए हुए हैं। लेकिन अब मैं कंसीडर करूंगा इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी को कितना, कोई मुझे बताना चाहेगा? इसकी एन होगी 5n। एन। या यस। 5 हाँ को जी, भी एन इग्नोर कर होगी दूंगा, सर। 7 को भी इग्नोर कर दूंगा। वो जो मैंने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी बताया था, वो मैं बेसिकली इक्वेशन बता के ग्राफ ड्रॉ करके बताया था कि अगर मैं 7 की बजाय 1 मिलियन भी कर दूं ना यहाँ पर, और इस 5 के बजाय भी 1 मिलियन भी कर दूं यहाँ पर, तो मेरी सिर्फ ये जो लाइन जा रही है ना इसकी जगह चेंज हो जाएगी ग्राफ में, लेकिन लाइन का पैटर्न यही रहेगा। क्योंकि ये जो जगह है ना ओके ये सर। वाली, ये मुझे बता रहा है कि मैंने एक्स एक्सिस से कितना ऊंचा जाके अपनी लाइन शुरू करनी है। जो ये वाला नंबर बता रहा है ये मुझे बता रहा है कि मैंने एक्स के साथ जो वाई का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है तो उसको एक्स से कितनी दफा मल्टीप्लाई करना है। लेकिन लाइन मेरी सीधी ही जाएगी क्योंकि हर नंबर को ही मैं ऐसे कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो इसलिए हम कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर कर देते हैं। ओके सर, थैंक यू। ओके। थैंक यू। अच्छा, हमारा टाइम अप हो गया है। कल इंशाल्लाह हम देखेंगे कि